नमस्कार। आज हम पीटर थील की काफ़ी मशहूर किताब 0 to 1 के विचारों पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। हमारे पास इस किताब का एक हिंदी रिव्यू भी है जो इसके मुख्य आइडियाज़ को संक्षेप में बताता है। तो आज हम थील के नज़रिए को समझने की कोशिश करेंगे। मतलब वो क्या सोचते हैं कि एक कामयाब बिजनेस कैसे बनता है और दुनिया में असल तरक्की कैसे होती है। हाँ, और ये सिर्फ आप कह सकते हैं स्टार्टअप वालों के लिए नहीं है। ये सोच किसी के लिए भी दिलचस्प हो सकती है जो समझना चाहता है कि बड़े बदलाव कैसे आते हैं। बिल्कुल। और थील का जो सबसे शायद चौंकाने वाला विचार है वो ये कि असली कामयाबी नकल करने में नहीं है या जो पहले से है उसे थोड़ा बेहतर बनाने में नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा बनाने में है जो पहले कभी था ही नहीं, एकदम नया, 0 से 1। एग्जैक्टली 0 से 1। तो चलिए इसी को थोड़ा खोलते हैं। रिव्यू के हिसाब से किताब का जो मेन आइडिया है वो दो तरह की तरक्की के बारे में है। थियल कहते हैं दुनिया में प्रोग्रेस दो तरह से होती है। एक है 1 to N। इसका क्या मतलब है, जरा समझाएंगी? हाँ, 1 to N का मतलब है, जैसा रिव्यू भी बताता है, ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। मतलब कोई चीज जो एक जगह कामयाब हो गई उसे ही दुनिया भर में फैला देना। जो सफल मॉडल पहले से हैं उन्हीं की नकल करना या उनमें थोड़े बहुत सुधार करना। अच्छा। जैसे आप सोच सकते हैं कि चीन ने पिछले कुछ दशकों में किया, पश्चिमी देशों में बनी चीजों को बड़े पैमाने पर बनाया। ये एक तरह का हॉरिजॉन्टल विस्तार है, साइड में फैलना। ओके, ये हुआ 1 to N, समझ गया। लेकिन थियल जिस पर ज्यादा जोर देते हैं वो है 0 to 1। रिव्यू इसे कहता है कुछ बिल्कुल नया बनाना। ये क्या चीज है? 0 to 1 बिल्कुल अलग है। ये वर्टिकल प्रोग्रेस है, ऊपर की तरफ जाना। इसका मतलब है टेक्नोलॉजी या इनोवेशन के जरिए कुछ ऐसा बनाना जो पहले था ही नहीं, सच में नहीं था। अच्छा। ये वो मोमेंट है जब आप 0 से 1 पर पहुंचते हैं। ये कॉपी नहीं है, ये एक मौलिक आविष्कार है। जैसे कि पर्सनल कंप्यूटर का आना या इंटरनेट। बिल्कुल, ये चीजें पहले नहीं थीं और इनके आने से दुनिया ही बदल गई। ये है 0 to 1। और यहीं से थील कंपटीशन यानी प्रतिस्पर्धा को लेकर एक बहुत ही कह सकते हैं कंट्रोवर्शियल बात कहते हैं। आमतौर पर तो हम यही सुनते हैं पढ़ते हैं कि भाई कंपटीशन अच्छा है, बाजार के लिए, ग्राहकों के लिए, कीमतें कम होती हैं, क्वालिटी सुधरती है। पर थियल का नजरिया तो एकदम उल्टा लगता है इस मामले में। बिल्कुल उल्टा, और शायद यही इस किताब की सबसे हटके बातों में से एक है। थील का तर्क है कि बिजनेस के नजरिए से अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा कंपटीशन, वो इंटेंस वाला, असल में नुकसानदायक हो सकता है। नुकसानदायक कैसे? देखिए, जब बहुत सारी कंपनियां एक जैसी चीज बनाने या बेचने की होड़ में लग जाती हैं तो उनका सारा ध्यान एक दूसरे को पछाड़ने पर चला जाता है। इससे होता क्या है कि मुनाफा, जो प्रॉफिट मार्जिन है, वो इतना कम हो जाता है कि वो कंपनियां बस जैसे तैसे बिजनेस में टिके रहने के लिए ही संघर्ष करती रह जाती हैं। तो मतलब वो कुछ बड़ा या नया सोच ही नहीं पाती, सारी एनर्जी लड़ाई में ही चली जाती है। काफी हद तक यही होता है। थेल यही कहती हैं, ऐसी हालत में कंपनियां नया एक्सपेरिमेंट करने, लॉन्ग टर्म सोचने या दुनिया की बड़ी समस्याओं को हल करने के बारे में सोच ही नहीं पाती। इसके बिल्कुल उलट थेल का मानना है कि इतिहास की जो सबसे महान और प्रभावशाली कंपनियां रही हैं वो हैं जिन्होंने एकाधिकार यानी मोनोपोली बनाया है। मोनोपोली, ये शब्द सुनते ही तो थोड़ा नेगेटिव सा लगता है ना? कीमतें बढ़ाना, ग्राहकों के पास चॉइस ना होना। लेकिन रिव्यू कहता है कि थेल के लिए नेगेटिव नहीं है। वो इसे कैसे देखते हैं फिर? हाँ, ये जरूरी बात है। थेल जिस मोनोपोली की बात करते हैं वो सरकार से मिली हुई या जबरदस्ती बनाई गई मोनोपोली नहीं है। वो उस मोनोपोली की बात करते हैं जो इसलिए बनती है क्योंकि आपने कुछ इतना अनोखा, इतना ज्यादा बेहतर बना दिया है कि कोई दूसरा उसकी बराबरी ही नहीं कर पा रहा। अच्छा। आप उस फील्ड में इतने आगे हैं कि आपका कोई सीधा कॉम्पिटिटर है ही नहीं। जैसे गूगल सर्च के मामले में, या शुरू में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। बिल्कुल सही उदाहरण है। ये वो कंपनियां हैं जो अपनी कैटेगरी में एक तरह से अकेली थी या हैं। अपना ही खेल, अपने ही नियम। हाँ, समझ आ रहा है। और रिव्यू के मुताबिक यही चीज उन्हें लंबी उम्र और ज्यादा मुनाफा देती है। सही कहा। और यहाँ बात सिर्फ आज के मुनाफे की नहीं है। ये एकाधिकार उन्हें उस मुनाफे को वापस रिसर्च में, नए इनोवेशन में और लंबी अवधि की बड़ी योजनाओं में लगाने की ताकत भी देता है। अच्छा। सोचिए, जो कंपनी कंपटीशन में फंसी है वो शायद ऐसा न कर पाए। उसे तो हर पैसा बचाना है, अगली तिमाही के नतीजों की चिंता करनी है। लेकिन एक सफल मोनोपोली भविष्य के बारे में सोच सकती है। वो निवेश कर सकती है अपने एकाधिकार को और मजबूत करने में या नए एरिया में जाने में। ये एक तरह का
पॉजिटिव साइकिल बन जाता है जो इनोवेशन को और आगे बढ़ाता है। नहीं, ये वाकई कंपटीशन और सफलता को देखने का एक बहुत ही अलग नजरिया है। चलिए अब रिव्यू में जो मुख्य सीख बताई गई हैं उन पर एक-एक करके बात करते हैं। पहली और शायद सबसे बेसिक सीख है नवीनता, यानी इनोवेशन पर जोर। रिव्यू साफ कहता है, कॉपी करने से आप बड़ा बिजनेस नहीं बना सकते, नया सोचना ही आपको आगे ले जाएगा। हाँ, ये तो सीधे सीधे 0 to 1 के मूल विचार से जुड़ा है। अगर कोई बिजनेस या कंपनी सिर्फ मौजूदा सफल मॉडल या प्रोडक्ट को कॉपी कर रही है तो वो बाजार में बस एक और ऑप्शन जोड़ रही है। वो दुनिया में कोई मौलिक मूल्य, कोई ओरिजिनल वैल्यू नहीं बना रही। थियल के लिए ये 1 to N का रास्ता है जो टिकाऊ सफलता की गारंटी नहीं देता। बिल्कुल। लंबे समय तक टिके रहने के लिए, बाजार में अपनी खास जगह बनाने के लिए और सच में दुनिया पर कोई असर डालने के लिए मौलिकता, कुछ नया बनाना, वो अनिवार्य है। ये सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं, समाज की तरक्की के लिए भी जरूरी है उनके हिसाब से। और यही मौलिकता हमें दूसरी मुख्य सीख पर लाती है, जिसका हमने अभी जिक्र किया, मोनोपोली बनाना। रिव्यू कहता है कि थियल के लिए ये नेगेटिव नहीं बल्कि एक लक्ष्य होना चाहिए। ऐसा अनोखा प्रोडक्ट या सर्विस बनाना जिसे कोई दूसरा ठीक उसी तरह ना बना सके। ये होता कैसे है और ये बिजनेस को लंबी उम्र कैसे देता है? देखिए, थियल के अनुसार ऐसी मोनोपोली बनाने के कई तरीके हो सकते हैं। हो सकता है आपकी टेक्नोलॉजी दूसरों से 10 गुना बेहतर हो, 10x बेटर। 10 गुना? हाँ, उनका मानना है कि थोड़ा बेहतर होना काफी नहीं है, 10 गुना बेहतर हो तो कंपटीशन खत्म हो जाता है। या शायद आपने ऐसा नेटवर्क इफेक्ट बना लिया हो जैसे सोशल मीडिया में होता है, ज्यादा लोग आपके साथ हैं इसलिए नए लोग भी आपके पास ही आते हैं। जैसे फेसबुक या व्हाट्सएप। बिल्कुल। या आपकी ब्रांडिंग इतनी मजबूत हो जैसे एप्पल की है, लोग सिर्फ प्रोडक्ट नहीं ब्रांड खरीदते हैं। या फिर आपकी स्केल इकोनॉमी ऐसी हो कि कोई दूसरा उस कीमत पर मुकाबला ही ना कर पाए। तो ये मोनोपोली सिर्फ आइडिया की बात नहीं है, उसे लागू करने और बचाने की भी बात है। एग्जैक्टली। ये एक सोची समझी रणनीति है और ये बिजनेस को लंबी उम्र इसलिए देती है क्योंकि ये आपको रोज की गलाकाट कंपटीशन से थोड़ी राहत देती है, सांस लेने की जगह। हाँ, कह सकती हैं। अगर आपकी सारी एनर्जी और पैसा सिर्फ कॉम्पिटिटर से लड़ने में जा रहा है तो आप भविष्य के लिए बड़ी बोल्ड योजनाएं कैसे बनाएंगे? ये मोनोपोली आपको वो स्पेस देती है जहां आप सिर्फ आज की जरूरतें पूरी करने के बजाय कल की दुनिया बनाने वाले बड़े आइडियाज और इनोवेशंस पर फोकस कर सकते हैं। इससे कंपनी ज्यादा फ्लेक्सिबल और टिकाऊ बनती है। ये वाकई एक पावरफुल विचार है। अब तीसरी सीख पर आते हैं, टेक्नोलॉजी और स्केल। रिव्यू इस बात पर जोर देता है कि थियल के अनुसार बड़ा बदलाव लाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और स्केलेबल मॉडल अपनाना जरूरी है। स्केलेबल मतलब ऐसा बिजनेस जिसे आसानी से और तेजी से बढ़ाया जा सके। इसका क्या मतलब है और ये क्यों इतना जरूरी है? स्केलेबिलिटी का सीधा सा मतलब है कि बिजनेस अपनी पहुंच, अपने ग्राहक, अपना असर, इनको बहुत तेजी से बढ़ा सके बिना अपनी लागत को उसी हिसाब से बढ़ाए। अच्छा। टेक्नोलॉजी इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाती है, खासकर डिजिटल टेक्नोलॉजी। सॉफ्टवेयर या इंटरनेट बिजनेस इसके बेस्ट उदाहरण है। जैसे कि सोचिए, एक सॉफ्टवेयर कंपनी ने कोई प्रोग्राम बनाया, उसे बनाने में शुरू में लागत आई, लेकिन एक बार वो बन गया तो उसे 100 ग्राहकों को बेचना हो या 10 लाख को, हर नए ग्राहक को जोड़ने की जो एक्स्ट्रा लागत है, मार्जिनल कॉस्ट, वो बहुत कम, लगभग 0 हो सकती है। हाँ, कोड कॉपी करने में क्या खर्च है? सही। इसके उलट सोचिए एक रेस्टोरेंट का, हर नए ग्राहक के लिए खाना बनाना होगा, जगह चाहिए शायद और स्टाफ रखना होगा, लागत ग्राहक संख्या के साथ बढ़ती जाती है। समझ गया। तो टेक्नोलॉजी बिजनेस को तेजी से और कम लागत में फैलने में मदद करती है और थियल मानते हैं कि 0 to 1 वाली कंपनियां अक्सर ऐसी ही टेक्नोलॉजी का फायदा उठाती हैं। हाँ, उनका मानना है कि जो बिजनेस मॉडल आसानी से स्केल नहीं किए जा सकते, उनका असर अक्सर सीमित रह जाता है। वो शायद एक शहर या एक इलाके में सफल हो जाएं, पर दुनिया के लेवल पर बड़ा बदलाव लाना उनके लिए मुश्किल होता है। 0 to 1 कंपनियां अक्सर ऐसी टेक्नोलॉजी या ऐसे बिजनेस मॉडल पर आधारित होती हैं जो उन्हें बहुत तेजी से स्केल करने और बहुत बड़ा बाजार बनाने की क्षमता देते हैं। इससे उनका असर कई गुना बढ़ जाता है। यहां से बात और भी दिलचस्प होती है। चौथी सीख, मजबूत नींव यानी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। रिव्यू में एक आंकड़ा है जो सच में चौंका देता है। स्टार्टअप की सफलता का 80% हिस्सा उसकी शुरुआत में लिए गए फैसलों पर निर्भर करता है। 80%? ये तो अविश्वसनीय सा लगता है।
हाँ, ये आंकड़ा शायद सबसे ज्यादा सोचने पे मजबूर करता है। ये दिखाता है कि थियल शुरुआती दौर को बिजनेस की नींव रखने के वक्त को कितना ज्यादा जरूरी मानते हैं। उनका मानना है कि बिजनेस शुरू करते समय जो एकदम बेसिक निर्णय लिए जाते हैं, जैसे कि आपके को-फाउंडर्स कौन होंगे, आप किस मार्केट को टारगेट कर रहे हैं और आपके प्रोडक्ट या सर्विस का मूल आइडिया क्या है, ये बाद की सफलता या असफलता के लिए निर्णायक होते हैं। रिव्यू में भी इन्हीं चीजों का जिक्र है, को-फाउंडर्स, मार्केट, प्रोडक्ट के शुरुआती निर्णय। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने शुरुआत में ही मान लीजिए गलत लोगों को चुन लिया या गलत मार्केट में चले गए या प्रोडक्ट का बेस ही कमजोर रख दिया, तो बाद में आप कितनी भी मेहनत करें, कितनी भी फंडिंग ले आएं, सफलता मुश्किल हो जाएगी। थियल का तो यही मानना है। वो कहते हैं कि बिजनेस की नींव अगर कमजोर या टेढ़ी हो तो बाद में उसे सीधा करना लगभग नामुमकिन जैसा होता है। जैसे किसी बिल्डिंग की नींव ही ठीक ना हो तो आप ऊपर कितना भी अच्छा डिजाइन बना लें, वो इमारत कभी मजबूत नहीं हो सकती। इसीलिए सही लोगों का चुनाव, जिनके साथ आपकी केमिस्ट्री, आपका विजन मैच करें, सही मार्केट की पहचान, जहां आप जीत सकते हैं, जहां आप मोनोपोली बना सकते हैं, और प्रोडक्ट के बारे में क्लैरिटी, ये सब शुरुआत में ही ठीक करना बेहद जरूरी है। ये वो 80% है जिस पर अक्सर लोग शायद उतना ध्यान नहीं देते, खासकर जब वो जल्दी में होते हैं। ये तो बहुत बहुत गहरी बात है। अब आते हैं 5वीं और आखिरी मुख्य सीख पर, भविष्य की सोच यानी फ्यूचर थिंकिंग। रिव्यू कहता है कि थियल के अनुसार एक कंपनी की असली ताकत उसके आज के मुनाफे में नहीं है, बल्कि उसके आने वाले 10-20 सालों तक टिके रहने और वैल्यू पैदा करने की क्षमता में है। आज की इतनी तेज बदलती दुनिया में 10-20 साल आगे का सोचना, ये कैसे मुमकिन है? ये वाकई एक बड़ी चुनौती है, पर थियल के फलसफे का ये एक अहम हिस्सा है। उनका तर्क है कि किसी भी बिजनेस की जो आज वैल्यू आंकी जाती है, वो असल में उसके भविष्य में होने वाले सारे मुनाफों, सारे कैश फ्लो का एक अनुमानित जोड़ होती है। अच्छा, यानी फ्यूचर एक्सपेक्टेशन पर बेस्ड? बिल्कुल। इसलिए एक महान कंपनी वो नहीं जो बस आज अच्छा कर रही है, बल्कि वो है जिसके बारे में ये भरोसा हो कि वो अगले 10, 15, 20 सालों तक लगातार वैल्यू बनाती रहेगी, अपना एकाधिकार बनाए रखेगी और रेलेवेंट बनी रहेगी। तो ये कंपनी और इन्वेस्टर्स दोनों के लिए अलग माइंडसेट की जरूरत है, मतलब तिमाही नतीजों से आगे देखना। टेक्नोलॉजी, ब्रांड, नेटवर्क जो आपको लंबे समय तक दूसरों से आगे रखेगी। क्या आप आने वाले तकनीकी या सामाजिक बदलावों के लिए तैयार हैं? थियल का जोर इसी बात पर है कि कंपनियों को सिर्फ आज के कंपटीशन के बारे में नहीं सोचना चाहिए, उन्हें सोचना चाहिए कि वो भविष्य में अपनी जगह कैसे बनाए रखेंगे। ये सोच आपको शॉर्ट टर्म लालच से बचाकर लॉन्ग टर्म विजन पर फोकस करने में मदद करती है। तो ये थी रिव्यू में बताई गई 5 मुख्य सीखें। बहुत दिलचस्प। अब सवाल है कि इन विचारों को असल जिंदगी में अपने काम में कैसे उतारा जाए। रिव्यू इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल सुझाव भी देता है। पहला और शायद सबसे मुश्किल, नकल करने से बचें और खुद से वो मुश्किल सवाल पूछें। ऐसा क्या जरूरी काम है जो अभी तक किसी ने नहीं किया? या जैसा थियल पूछते हैं, ऐसा कौन सा जरूरी सच है जिस पर बहुत कम लोग मुझसे सहमत होंगे? हाँ, ये सवाल आपको लीक से हटकर सोचने पे मजबूर करते हैं। ये आपको उन जगहों पर देखने के लिए उकसाते हैं जहां शायद दूसरे नहीं देख रहे, जहां वाकई 0 to 1 के मौके छिपे हो सकते हैं। यह आसान नहीं है, क्योंकि अक्सर जो काम किसी ने नहीं किया उसके पीछे कोई वजह होती है। शायद वो मुश्किल है या मुमकिन नहीं लगता। लेकिन थियल मानते हैं कि असली सफलता इन्हीं अनदेखे रास्तों पर मिलती है। हाँ, उनका यही मानना है। दूसरा प्रैक्टिकल सुझाव है एक छोटे खास बाजार यानी निच मार्केट से शुरुआत करना। रिव्यू कहता है कि वहां अपना एकाधिकार बनाओ, उस छोटे मार्केट पर हावी हो जाओ और फिर धीरे धीरे उससे जुड़े दूसरे बाजारों में फैल जाओ। एकदम से बड़े भीड़ वाले बाजार में मत कूदो। ये एक बहुत ही स्मार्ट और प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी है। कई बड़ी कंपनियां इसी तरह शुरू हुई हैं। जैसे अमेज़न ने शुरुआत सिर्फ ऑनलाइन किताबें बेचकर की, एक निच मार्केट था। हाँ। या फेसबुक पहले सिर्फ हार्वर्ड के छात्रों के लिए था, बहुत छोटा ग्रुप। उन्होंने एक छोटे तालाब में बड़ी मछली बनकर शुरुआत की, वहां अपनी पकड़ मजबूत की, प्रोडक्ट बेहतर किया, बिजनेस मॉडल समझा और फिर वहां से मिली ताकत और लर्निंग का इस्तेमाल करके बड़े समंदर में उतरे। सीधे बड़े समंदर में छोटी मछली बनकर कूदने से डूबने का डर रहता है। बिल्कुल, ज्यादातर डूब ही जाते हैं। तीसरा सुझाव, जिसकी बात हमने मजबूत नींव वाले पॉइंट में भी की थी, वो है सही टीम और कंपनी कल्चर बनाना। रिव्यू जोर देकर कहता है कि सही लोग ही कंपनी की सबसे बड़ी ताकत होते हैं। हाँ, ठील टीम और कल्चर पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं।
वो मानते हैं कि एक शुरुआती स्टार्टअप को किसी बड़े कॉरपोरेशन जैसा नहीं होना चाहिए, बल्कि एक मजबूत बंधन वाले समूह, उन्होंने शायद कल्ट जैसा शब्द भी इस्तेमाल किया है, उसकी तरह होना चाहिए, जहां हर कोई एक कॉमन मिशन के लिए गहराई से कमिटेड हो। कल्ट, ये सुनने में थोड़ा अजीब नहीं है? हाँ, थोड़ा एक्सट्रीम लग सकता है, पर उनका मतलब है कि टीम में सिर्फ काबिलियत नहीं, बल्कि आपसी तालमेल, भरोसा और उस मिशन के लिए एक जुनून होना चाहिए। एक मजबूत पॉजिटिव कल्चर न सिर्फ अच्छे लोगों को खींचता है, बल्कि मुश्किल वक्त में टीम को साथ रखता है और उन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करने के लिए प्रेरित करता है। और आखिरी प्रैक्टिकल सुझाव जो रिव्यू में है, वो है हमेशा लंबी अवधि की सोच रखना। जैसा कि पहले भी बात हुई, रिव्यू साफ कहता है सिर्फ तुरंत पैसा कमाने पर फोकस मत करो, बल्कि एक टिकाऊ एकाधिकार बनाने पर ध्यान दो। क्योंकि रिव्यू के अनुसार तुरंत पैसा कमाने से शायद आप कुछ समय के लिए सफल दिखें, लेकिन बड़ा और टिकाऊ बिजनेस मोनोपोली बनाने से ही बनता है। और ये सलाह, जैसा रिव्यू भी इशारा करता है, सिर्फ टेक स्टार्टअप्स के लिए ही नहीं है। किसी भी फील्ड में काम करने वाला कोई भी इंसान या संगठन इन प्रिंसिपल्स पर सोच सकता है। चाहे वो एक कलाकार हो, लेखक हो या कोई छोटा कैफे चला रहा हो। बिल्कुल, या कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो। मूल सवाल वही रहता है, आप ऐसा क्या अनूठा मूल्य बना रहे हैं जो पहले से मौजूद नहीं है? ऐसा क्या है जो आपको दूसरों से अलग करता है और जिसे आसानी से कॉपी नहीं किया जा सकता? आप लंबे समय तक अपने क्षेत्र में रिलेवेंट और प्रभावशाली कैसे बने रहेंगे? ये सवाल सबके लिए हैं। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? अगर हम पीटर थेल के 0 to 1 के रिव्यू में बताए गए विचारों का निचोड़ निकालें, तो वो क्या होगा? निचोड़ ये है, जैसा रिव्यू भी कहता है, कि हमें अगला मार्क ज़करबर्ग या अगला लैरी पेज बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर आप किसी और की सफलता को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप कुछ नया नहीं सीख रहे और न ही दुनिया में कुछ नया जोड़ रहे हैं। आप सिर्फ 1 to N के रास्ते पर हैं। तो फिर रास्ता क्या है? रास्ता है 0 to 1 का। रिव्यू के अनुसार थियल का संदेश एकदम साफ है। हमें कुछ ऐसा बनाने पर ध्यान देना चाहिए जो बिल्कुल नया हो, जो पहले कभी नहीं था, जो दुनिया को 0 से 1 की तरफ ले जाए। यही वो रास्ता है जिससे वास्तव में बड़ा, प्रभावशाली और लंबे समय तक चलने वाला बिजनेस बनता है। ये कंपटीशन की अंधी दौड़ से बचने का रास्ता है। हाँ, और मौलिकता और क्रिएटिविटी के जरिए वैल्यू बनाने का दर्शन है। ये सिर्फ बिजनेस बनाने का तरीका नहीं, बल्कि भविष्य को देखने और उसे एक्टिवली बनाने का एक नजरिया है। थियल के इन विचारों को सुनने के बाद ये वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं। और एक सवाल मन में उठता है जिस पर शायद हम सब सोच सकते हैं। आज की दुनिया में, जहां ऐसा लगता है कि लगभग हर चीज का कोई ना कोई वर्जन पहले से है, जहां जानकारी, टेक्नोलॉजी इतनी आसानी से मिल जाती है कि नकल करना पहले से कहीं ज्यादा आसान है, क्या ऐसे में वास्तविक 0 to 1 के अवसर अब भी मौजूद हैं? और अगर हैं, तो वो कहाँ छिपे हो सकते हैं? वो कौन से अनछुए क्षेत्र हैं, कौन सी अनसुलझी समस्याएं हैं, या कौन सी अनदेखी जरूरतें हैं जहां अभी भी एक मौलिक एकाधिकार बनाया जा सकता है और एक नई शुरुआत की जा सकती है, दुनिया को 0 से 1 की तरफ ले जाने वाली? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल, और इसका जवाब शायद भविष्य के इनोवेटर्स ही